Today we will talk about globalization. What globalization is? Globalization basically means interlinkage between the different nations throughout the world in terms of trade and transfers of technology, products, goods, imports, exports. मीन्स कि जितना भी ट्रेड पूरी दुनिया में होता है वो सब इंटरलिंक बिटवीन डिफरेंट नेशंस, जितनी भी कंट्रीज है उन सब के बीच में आपस में ट्रेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इस सब को हम ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। तो जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई 1947 में, तो ग्लोबलाइजेशन उस टाइम पे रिस्ट्रिक्टेड कर दिया था इंडियन गवर्नमेंट ने, ताकि जो इंडियन कंपनीज उस टाइम पे थी वो बहुत ही बैकवर्ड स्टेज में थी, इंडस्ट्रियलाइज नहीं थी। इंडिया में कोई भी इंडस्ट्रीज इतनी ज़्यादा लेवल पर नहीं थी कि वो कम्पीट कर सके फॉरेन कंपनी से, तो उस टाइम पे ग्लोबलाइजेशन रिस्ट्रिक्ट कर दी थी। लेकिन 1991 में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आई जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन को दोबारा से स्टार्ट करना पड़ा। एट द टाइम व्हेन फाइनेंशियल मिनिस्टर वाज डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये तीन पॉलिसी स्टार्ट की। आज हम ग्लोबलाइजेशन जो पॉलिसी 91 में स्टार्ट की थी उसके बारे में पढ़ेंगे और उसका क्या क्या इम्पैक्ट हुआ अपनी कंट्री पे, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ग्लोबलाइजेशन बिफोर 1991 उसमें क्या क्या होते थे, मतलब कि किस तरह से ग्लोबलाइजेशन होती थी कंट्रोल्ड मैनर में। ग्लोबलाइजेशन ऐसा नहीं कि ग्लोबलाइजेशन नहीं थी, लेकिन बहुत ही कम थी, बहुत ही कम अमाउंट में इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स किए जाते थे। क्या क्या रीजंस थे उसके, वो अभी हम देखते हैं। ट्रेड वाज सब्जेक्ट टू, फर्स्ट इज import tariffs. These all things we will talk about before 91. Import tariffs, बहुत सारे ऐसे रूल्स और टैरिफ्स, टैक्सेस लगा दिए जाते थे इंपोर्ट पे, ताकि हमारी कंट्री में सिर्फ वो चीजें इंपोर्ट कर सके जो नेसेसरी हमारी कंट्री के लिए, जैसे कि मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो कि हमारी कंट्री में मैन्युफैक्चर नहीं होते, वो हम फॉरेन से इंपोर्ट कर लेते थे। ऐसी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैरिफ्स वाज देयर ऑन इंपोर्ट। सिमिलरली एक्सपोर्ट पे भी टैरिफ्स लगाई जाती थी। जैसे कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, जूट, टी, स्पाइसेस, ये काफी अमाउंट में प्रोड्यूस होती थी हमारी कंट्री में, तो इन पे कम टैरिफ्स थी। लेकिन जैसे वीट, राइस, जो कि हमारी कंट्री को पहले अपनी कंट्री में जो डिमांड है उसको पूरा करने के लिए, हम ताकि एक्सपोर्ट ना करें, पहले अपनी डिमांड पूरी करें, इसलिए उन चीजों पे एक्सपोर्ट टैरिफ्स लगा दी गई थी। तो 91 के बाद ये टैरिफ सारी हटा दी गई, लेकिन उससे पहले ये टैरिफ्स होती थी और बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स भी थे जिन पे टैरिफ्स लगती थी, ताकि एक्सपोर्ट करने की बजाय डोमेस्टिक कंजम्पशन में ये चीजों का इस्तेमाल। थर्ड वाज टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वाज रिस्ट्रिक्टेड। फॉरेन कंट्रीज में एट द टाइम ऑफ 91 बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी थी जो कि इंडिया में उस टाइम पे नहीं थी। इंडियन कंपनीज वर ट्राइंग टू हैव दोज टेक्नोलॉजीज, और उनको उस चीज के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट भी करनी पड़ती है। अगर वो टेक्नोलॉजी हम फॉरेन कंट्रीज या अब्रोड से हम उनको इंडिया में ले आते, तो उस टाइम पे इंडियन कंपनीज के लिए काफी टफ हो जाता, क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाता और वो प्रोड्यूस या फिर वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे एक्सपेंडिचर नहीं कर पाते। इसलिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पे भी काफी रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी इंडियन गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट इज अपर लिमिट ऑफ पार्टिसिपेशन इन इक्विटी। इक्विटी में पार्टिसिपेट करने के लिए, जैसे कि कोई डोमेस्टिक कंपनी है इंडिया में, फॉर एग्जांपल लेट्स से रिलायंस, तो उसमें काफी रिस्ट्रिक्शंस थी फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए कि इंडिया में आके वो उस इक्विटी में इन्वेस्ट कर सके। देयर वाज सर्टेन लिमिट, कुछ लिमिट होती थी, उस लिमिट से ऊपर वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशंस। बहुत सारे क्राइटेरियाज फुलफिल करने पड़ते थे, फॉर्मेलिटीज फुलफिल करनी पड़ती थी, तभी एक्सपोर्ट कर पाते थे इंडियन प्रोड्यूसर्स फोन में
ये सारी ओब्लिगेशंस जो थी 91 के बाद गवर्नमेंट ने एबोलिश कर दी थी। और उससे पहले बिफोर 91 एनी एक्सपोर्टर हैव टू टेक गवर्नमेंट अप्रूवल। हर चीज के लिए गवर्नमेंट अप्रूवल लेना पड़ता था, एक्सपोर्ट के लिए भी और इंपोर्ट के लिए भी और एफडीआई के लिए भी। तो 91 के टाइम पे ऑलमोस्ट 60% ऑफ एफडीआई रिक्वायर्ड गवर्नमेंट अप्रूवल। इसका मतलब कि एफडीआई पे इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन थी कि 60% उस टाइम पे 60% एफडीआई पे गवर्नमेंट अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती थी। तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो उस टाइम पे ट्रेड 91 से पहले जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस थी, ग्लोबलाइजेशन रिस्ट्रिक्टेड थी, वो सारे इन तरीकों से की जाती थी। कैपिटल फ्लोज उस टाइम पे जनरली 3 तरीकों से आते थे। कैपिटल फ्लोज, फर्स्ट वन इज कमर्शियल बोरोइंग। कमर्शियल बोरोइंग, जो गवर्नमेंट कमर्शियल बोरोइंग्स लेती थी दूसरी कंट्री से ताकि अपनी फिजिकल डेफिसिट को मीट कर सके, यहाँ पे एक्सपेंडिचर को मीट कर सके, वो कमर्शियल बोरोइंग फॉरेन कंट्री से आती थी। वो एक कैपिटल फ्लो है। दूसरा कैपिटल फ्लो है फॉरेन एड। नेचुरल कैलेमिटीज, ड्रोट, फ्लड, डिजास्टर्स, इन सब चीजों के लिए जब अपनी गवर्नमेंट बाहर से पैसा मंगाती थी तो वो फॉरेन एड कहलाता है। वो भी एक कैपिटल फ्लो था जो फॉरेन कंट्री से आता था बिफोर ग्लोबलाइजेशन। इन 2 तरीकों से ज्यादातर हमारा अमाउंट फॉरेन कंट्री से आता था। तीसरा है डिपॉजिट्स ऑफ एनआरआई। नॉन रेजिडेंट इंडियंस, जो डिपॉजिट्स वो बाहर देशों में पैसा कमा कर जो इंडिया में वो डिपॉजिट करते थे, वो भी एक सोर्स था कैपिटल फ्लोज का उस टाइम पे। तो ये 3 सोर्सेज हैं जिनसे इंडिया में कैपिटल फ्लोज होता था बिफोर 1991।